लेक्चर 4 में हम लोग जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं चैप्टर 4 के, उनकी चर्चा करेंगे। और वे कौन कौन से हैं? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ठीक है, उनके बारे में सारी बारीक बारीक चीजें, सब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी सारी समझेंगे। हाँ, इथाइल एल्कोहल। और दूसरा कंपाउंड हमारा कौन सा है? एसिटिक एसिड। ठीक है, इसे कहेंगे एथेनोइक एसिड। तो जो एथेनॉल है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? तो दो तो सी है यहाँ पे, और दूसरे सी पे क्या लगा हुआ है? OH। और बाकी सब जगह क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो इसमें 2 बॉन्ड यहाँ पे वैकेंट है, तो 2 हाइड्रोजन। इस पे 3 बॉन्ड वैकेंट है, तो 3 हाइड्रोजन। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और ये होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हमारा है इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल। तो ये जो एथाइल एल्कोहल या इथेनॉल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एल्कोहल है। इसको मेडिकल साइंस में भी यूज करते हैं, और दूसरी तरीके से मतलब सैनिटाइजर वगैरह होगी, और ड्रिंक पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, बहुत सारे कफ सिरप हैं मेडिकल में, आप देखोगे कफ सिरप का भी जो है किससे बनाते हैं हम लोग? इसके अंदर मतलब अल्कोहल की मात्रा भी पाई जाती है। सैनिटाइजर्स में, हैंड सैनिटाइजर अभी कोरोना में स्टार्ट हो गए थे, तो उसमें भी क्या था? एथेनॉल था। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा एंटीसेप्टिक एजेंट है, लिक्विड है, और इसका मेडिकल साइंस में और ड्रिंक पर्पज, जैसे वाइन, विक्सी, ये सब चीजें भी किससे बनती हैं? हाँ, एथेनॉल से। तो इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे? इट इज ए कलरलेस लिक्विड। इट इज ए कलरलेस लिक्विड। ठीक है, कलरलेस लिक्विड है। और दूसरा पॉइंट, लिटमस पेपर पे कोई एक्शन नहीं करता, क्योंकि ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो इट शो नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पे कोई एक्शन नहीं करता। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? मतलब ना तो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू करता है, ना ही ब्लू से रेड, यानी कि ना एसिडिक है ना ही बेसिक है। नेक्स्ट, ये सोलूबल है किसमें? वाटर में, हर एक रेशियो में। इट इज सोलूबल इन वाटर इन एवरी रेशियो, इन ऑल रेशियो। तो इट इज सोलूबल इन वाटर इन ऑल रेशियो, हर एक रेशियो में डिसोल्व हो जाएगा। अच्छा, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का काम करेगा। जो ऑर्गेनिक चीजें वाटर में डिसोल्व नहीं होती, वे इसमें डिसोल्व हो सकती हैं काफी सारी। ठीक है, तो ये गुड सॉल्वेंट भी है। ठीक, अच्छा, और इसके बारे में क्या है? ये वोलेटाइल लिक्विड भी है। कैसा लिक्विड है? वोलेटाइल। इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। ठीक है, तो इट इज ए वोलेटाइल लिक्विड having low melting and boiling point। नेक्स्ट, टेस्ट करने में कैसा है? अगर टेस्ट के हिसाब से देखते हैं, उसके एस्पेक्ट से और स्मेल से, टेस्ट कैसा होगा इसका? बर्निंग, और स्मेल होगी अनप्लीजेंट। तो इट हैज अनप्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। ठीक, ये सभी क्या है? इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अगर हम इसके केमिकल रिएक्शंस करावें तो किस किस कंपाउंड के साथ ये किस किस तरह का बिहेव करेगा और कैसी कैसी इसकी रिएक्शंस होंगी। ठीक है। अब कंबसन, सबसे पहला कंबसन। कंबसन तो आपको पता ही है, दो चीजें होती हैं, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होगी तो दो चीजें हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वे दो तरह की होती हैं, एक होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, एक होता है अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में चीजें जलती हैं, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, कंबसन। ठीक है। तो जब अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा होगा चीजों का या कंबसन हो रहा होगा वहां पे, तो क्या होगा कि वे चीज बर्न करेंगे, है ना, ऑक्सीजन में, और जितने भी उसके पास मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ऑक्सीजन उन सभी का क्या बना देगी, ऑक्साइड, और हीट और लाइट निकलेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे कंबसन हो रहा है, दैट मीन्स अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा और रिएक्शन में होगी O2। और जब कंट्रोल्ड वे में ऑक्सीडेशन होता है किसी चीज का तो O2 से रिएक्शन नहीं करते, केवल क्या होती है वहां पे, अकेली एक सिंगल O होगा, है ना। कंट्रोल्ड वे में एक एक ऑक्सीजन करके एटम आ रहा होगा, उस एटम को कोई ना कोई सप्लाई करेगा, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन अगर कंट्रोल्ड वे में हमें करानी है तो वहां पे क्या जरूरत होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जो अकेला एक ऑक्सीजन छोड़ दे। तो अकेले ऑक्सीजन एटम को क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है। तो वो अलग रिएक्शन है, वो ऑक्सीडेशन होगा कंट्रोल्ड वे में, ये कंबसन है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। तो हमारे पास जैसे ये है C2H5OH, या आप इसे थोड़ा सा ऐसे लिखोगे तो रिएक्शन ज्यादा आसान रहेंगी कि CH3CH2OH। तो जब इसका रिएक्शन हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, अनकंट्रोल्ड कंबसन कराते हैं, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी। तो इसके पास कितने सारे एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन फॉर्म करेगी। तो ऑक्सीजन है ही यहाँ पे, तो बाकी क्या बचे, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन से क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन से वाटर। कार्बन का ऑक्साइड जब बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा तो वाटर। ठीक है। और प्लस में क्या निकलेगी, हीट और लाइट। आप इसे बैलेंस भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म होंगे ही। ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं आप चेक करो, दो हाइड्रोजन है, इधर कितने हाइड्रोजन है, 6। तो हम यहाँ पे किसकी रिएक्शन करा दें, 3 की। अब ऑक्सीजन काउंट कर लो, अब ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 3 ये हो गए और 4 ये, 3 और 4 7। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 2 3। तो अब ये 7 करने हैं तो क्या करें, इधर भी किससे मल्टीप्लाई करा दो, 3 की। अब 7 ऑक्सीजन इधर है और 7 ऑक्सीजन ही इधर है। हाइड्रोजन चेक करोगे, 6 हाइड्रोजन यहाँ है, 6 ही यहाँ है, 2 कार्बन इधर है, इधर भी 2 कार्बन। क्लियर है। तो बैलेंस हो जाएगी सिंपल तरीके से। तो ये है इसका कंबसन रिएक्शन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहो या कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कहो, वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन होगी, और नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करने वाले या नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करने वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हमें ऑक्सीडेशन कराना है तो उस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना जरूरी है। अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका कराना है, हमें ऑक्सीडेशन कराना है CH3CH2OH का। ठीक है। और इसके लिए यहां पे क्या होना चाहिए, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, अकेला एटम है ना, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन हमेशा प्रोड्यूस करेगा कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम यहाँ पे दो कंपाउंड का यूज करते हैं, या तो हम यूज करेंगे एल्केलाइन KMnO4, या फिर हम यूज करेंगे एसिडिफाइड K2Cr2। ठीक है। और ये दोनों ही क्या होंगे, इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। अब हम रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन को इसके अंदर ऐड कराना, तो दैट मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो यहां से हाइड्रोजन अगर हटाते हो तो हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा है,
तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मुझे 2 बॉन्ड रिलीज कर रही है ताकि ये ऑक्सीजन आके उसमें अटैच हो सके। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है बेटा, ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ये 2 हाइड्रोजन इसी की एक और नेसेंट ऑक्सीजन होगी, 2 नेसेंट ऑक्सीजन होंगे। तो उस एक नेसेंट ऑक्सीजन से ये 2 हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H2O वाटर। और यहाँ से जो किस कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ से फ्री हुए हैं, उन 2 बॉन्ड्स पे एक ऑक्सीजन जाके वहां पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, तो हमारा कंपाउंड होगा CH3 और COH2 की जगह क्या आ जाएगा वहां पे O, और फिर क्या है OH। ये फॉर्म, यहां से जो 2 हाइड्रोजन है ये यहां से निकल जाएंगे, क्योंकि इस ऑक्सीजन को आपको इसमें अटैच करना, और ऑक्सीजन अटैच होगी 2 बॉन्ड से। और आप देख ही रहे हो, अब हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2। तो एक ऑक्सीजन को अटैच करने के लिए आपको 2 बॉन्ड फ्री करने पड़ेंगे। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दो, ये 2 हाइड्रोजन हमने हटा, कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए जिनसे ऑक्सीजन जाके वहां पर अटैच होगी। ये जो 2 हाइड्रोजन निकले थे ये उस दूसरी ऑक्सीजन को मिला के क्या बना लेंगे, वाटर। तो प्लस में क्या फॉर्म होगा, H2O, वाटर फॉर्म। क्लियर है, ठीक है, सो गया भाई, तो जग जा। तो ये अब जो कंपाउंड फॉर्म हुआ किससे हुआ, यहां पे क्या था हमारे पास, एथेनॉल, और ये क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो एथेनॉल से क्या प्रोड्यूस कर लिया हमने, एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार अगर हमारे पास यहाँ पे एथेनॉल ना होके प्रोपेनॉल होता तो उससे क्या बनता, प्रोपेनोइक एसिड। दैट मीन्स एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमें फॉर्म करना है तो हम सिंपल सा उसका क्या करा दें, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इसके क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे होगा नेसेंट ऑक्सीजन, अकेला एक एटम, और ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं इसको। ठीक है, ये पहचान है इसकी। नेक्स्ट, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, किसकी रिएक्शन, उसी इथेनॉल की। तो हमारे पास क्या है, CH3 CH2 और OH। अब हमने यहाँ पे सोडियम मेटल लिया, तो अब सोडियम मेटल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से क्या कर देगा, डिटैच, और इसकी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोडियम यहाँ ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट होगा। ठीक है, सोडियम को तो एक बॉन्ड ही रिक्वायरमेंट है, यहाँ H यहाँ से हट गया, सोडियम आ गया, लेकिन अकेला H थोड़ी कुछ होता है। अब निकला क्या, H2। तो उसे बैलेंस करने के लिए आप इधर कितने सारे मोलिक्यूल्स लोगे, इसके 2 मोलिक्यूल। सोडियम भी कितनी रिक्वायरमेंट होंगी, 2 सोडियम की। तो जो फॉर्म होगा इसके 2 ही मोलिक्यूल फॉर्म होंगे, तो फॉर्म होगा 2CH3 CH2 ONA, और प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो H2 फॉर्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का मतलब, हाँ, वाटर उसके अंदर से H2O को निकालना, एग्जिट करना। ठीक, और डिहाइड्रेशन कराने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ये पॉइंट याद रखना, केवल H2SO4 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो किसका डिहाइड्रेशन करना, इसका। ठीक है, तो अब इसका डिहाइड्रेशन करने के लिए मैं इसे कुछ ऐसे लिखूं, सिंपल सी और एक्सपेंडेड फॉर्म में, ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। फिर ये है CH3, यहाँ पे हो गया आपका CH2, और इस पे क्या लगा हुआ है, इस C पे OH, CH3 CH2 OH, ऐसे लिख दिया समझ में आने के लिए बस। क्या होगा, अब यहाँ पे हमने लिया क्या चीज, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर निकालना। OH तो इधर से मिल गया इस कार्बन से, और H इससे मिल गया, तो ये H और OH आपस में मिलके क्या हो गया, वाटर। ये 2 बॉन्ड यहाँ से फ्री हो गए, ये आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो हमारे पास जो होगा वो क्या बनेगा, अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में वाटर। क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एथेनोइक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड से आप रिएक्शन कराओगे, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो एस्टर का फॉर्म होगा। उसके लिए कुछ टेक्निक, कुछ मेथड है। क्या करना है हमें सबसे पहले क्या लेना है, एल्कोहल। उसके अंदर आप क्या ऐड करोगे, एथेनोइक
एसिड, अल्कोहल या कोई भी अल्कोहल से किसका रिएक्शन कराओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे यहाँ पे दो हैं, अल्कोहल हमारे पास है एथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है एथेनोइक एसिड, तो हमने उन्हीं को आपस में ऐड करा दिया, एक हो गया अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐड करने के बाद उन्हें मिक्स करो और उनके अंदर 4-5 ड्रॉप 3-4 ड्रॉप किसकी डाल दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 की, और फिर उसे हल्के फ्लेम पे गर्म करते रहो, गर्म करते रहो और स्टीयर करते रहो। तो धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा, उस टाइम पे उसमें से स्वीट स्वीट स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब होता है, ये इंडिकेटर है कि जो रिएक्शन है वो हमारी हो चुकी है और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है जिसका नाम है एस्टर। ठीक है, एस्टर, जिसका प्रयोग परफ्यूम बनाने में और दूसरी सुगंधित चीज बनाने में भी हम करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन देखो क्या है, सिंपल सी है। तो रिएक्शन है CH3 CH2OH, और इसका रिएक्शन किसके साथ है बेटे, एथेनोइक एसिड के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूं एथेनोइक एसिड CH3COOH। ठीक है, और ये रिएक्शन कराने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिए 2-3 ड्रॉप्स ऑफ, हाँ, कंसंट्रेटेड H2SO4, और हमने इसको क्या किया फिर, हीट। तो वैसा करने पे हमें जो यहाँ पे मिला वो अब क्या मिला, देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 दिख गया आपको, दैट मीन्स क्या होगा, इसके अंदर से H2O रिलीज हो जाएगा, OH इसका होगा और इसका H। यहाँ से किसी भी रिएक्शन में आपको ना OH नहीं मिलेगा, OH नहीं निकलता यहाँ से, OH कहाँ से मिलेगा, यहाँ से H, यहाँ से। तो ये OH और ये H, इन्होंने आपस में क्या बॉन्ड फॉर्म करके क्या बना लिया, वाटर। अब यहां से बॉन्ड डिटेच हुआ, एक बॉन्ड यहां से डिटेच हुआ, ये दोनों आपस में मिलेंगे क्योंकि ये तो आपस में मिलकर फॉर्म कर लिया ना कंपाउंड, एक ये बच गया, एक ये। तो ये जो CH2 का बॉन्ड है ना, वो यहां से निकलेगा और इस O की तरफ से क्या बना लेगा, इसके साथ बॉन्ड। ठीक है, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा बताओ, अब CH3COO, अब इधर से क्या जुड़ा था, CH2 जुड़ा था ना, तो CH2 और CH3, ये जो हमारा बॉन्ड यहाँ पे कंपाउंड बना है जिसमें बीच में COO है, इधर भी C है इधर भी C है, इसको कहते हैं एस्टर। ठीक है, ये स्वीट स्मेलिंग होता है। प्लस में क्या फॉर्म होगा, वाटर। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इसे फॉर्म होने में, लेकिन धीरे धीरे वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, स्वीट स्मेलिंग, इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एस्टर के। क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट है, अब अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस हमने देख लिए। नेक्स्ट है अब इसके टेस्ट क्या है। टेस्ट का मतलब क्या है, टेस्ट का मतलब है हमारे पास एक लिक्विड है और हमें कहा जा रहा है कि बताओ, पहचानो कि ये लिक्विड अल्कोहल, पहचानो कि ये लिक्विड क्या है, क्या पहचान है इसकी। या फिर सपोज कई सारे तरह के लिक्विड रखे हुए हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, कलरलेस, ABCD ऐसे टेस्ट ट्यूब रखी हैं, और वो पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन सा क्या है, अल्कोहल, इनमें से कौन सा अल्कोहल, ये पहचान। ठीक है, और ये पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर उसमें टेस्ट करेंगे। तो जो भी अल्कोहल वाले टेस्ट में पास हो जाएगा दैट मीन्स वो क्या है, अल्कोहल। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं पहचानने के लिए कि वो अल्कोहल है। सबसे पहला क्या है, सोडियम मेटल टेस्ट। अब सोडियम से आपने रिएक्शन कराई थी अल्कोहल की, इथेनॉल की, क्या फॉर्म हुआ था, हाइड्रोजन गैस। तो अब थोड़ा सा हम उसमें से कुछ लिक्विड लेंगे, उसके अंदर सोडियम डाल देंगे और एक गैस रिलीज होगी। अगर वो गैस हाइड्रोजन है, उसका पता चलेगा कि वहां पे हम एक बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे। अगर वो पॉप साउंड के साथ जली दैट मीन्स सोडियम से इस लिक्विड ने रिएक्शन की और क्या प्रोड्यूस की, हाइड्रोजन गैस, दैट मीन्स ये क्या है, अल्कोहल। ये इसका टेस्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह हम पहचान सकते हैं, पहला पॉइंट है। तो ये है कि इफ a particular liquid after reaction with sodium metal produce a gas which burns with pop sound, that means
that means the liquid is अल्कोहल। इसका मतलब है कि वो लिक्विड क्या है, अल्कोहल। ठीक है, अगर सोडियम मेटल से रिएक्शन करने के बाद उस लिक्विड में से एक गैस निकलती है और अगर वो पॉप साउंड से बर्न हुई दैट मीन्स हाइड्रोजन है। और कौन सी गैस निकलती है अल्कोहल से जब सोडियम रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन। तो इससे पक्का होगा कि हमारे पास जो लिक्विड है वो अल्कोहल। एक टेस्ट तो ये हो गया। दूसरा टेस्ट क्या है, दूसरा टेस्ट है एस्टर फॉर्मेशन का। अब सपोज आपके पास कई सारे लिक्विड हैं, उन्होंने कहा कि पहचानो इनमें से अल्कोहल कौन सा है, तो आप क्या करोगे, आप लेके आओगे एथेनोइक एसिड। क्या लेके आओगे, एथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड में है ना, छोटे थोड़ी थोड़ी एथेनोइक एसिड लेके आओ कई सारी ट्यूब्स में, और आप उनके अंदर हर एक में से थोड़ा थोड़ा लिक्विड ऐड करोगे, उन सब में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे और उन्हें गर्म करोगे। अब गर्म करने पे जिस ट्यूब के अंदर से स्वीट स्मेल आ रही है, दैट मीन्स आपने एथेनोइक एसिड उस ट्यूब के अंदर जिस लिक्विड में मिलाया है वो लिक्विड क्या है, अल्कोहल। क्योंकि एथेनोइक एसिड से तो अल्कोहल से रिएक्शन करने पे ही स्वीट स्मेल आती है, क्योंकि एस्टर तो तभी बनेगा। ठीक है, तो दूसरा टेस्ट क्या हो गया हमारा, एस्टर टेस्ट या एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ ए पर्टिकुलर लिक्विड smells sweet when heated with carboxylic acid with some concentrated acid, हाँ H2SO4 लिख दो, concentrated H2SO4, that means the liquid is alcohol। इसका मतलब है कि हमारे पास जो लिक्विड है वो क्या है, अल्कोहल। ठीक, अगर ऐसा हो रहा है तो, जिसमें नहीं हो रहा होगा दैट मीन्स उसमें अल्कोहल नहीं था, उसमें कोई सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो ये इसके टेस्ट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट अब है यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले है इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, वार्निशेस, लिक्वर्स, ठीक है, मेडिसिन्स, परफ्यूम्स, डाइज, सोप, सिंथेटिक रबर। इनमें से कई सारे तो आपको पता ही है। अभी परफ्यूम के बारे में बताया, परफ्यूम बनाते हैं किसमें, एस्टर का यूज करते हैं परफ्यूम में, और एस्टर बनाएंगे तो अल्कोहल का यूज करेंगे। ठीक है, और डाई बनाने में, पेंट बनाने में यूज होगा, सिंथेटिक रबर्स बनाने में भी इसका यूज होगा। ठीक है, सोप बनाने में भी इसका यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट है इट इज यूज्ड एज ए सोलवेंट। सोलवेंट के तौर पे यूज करेंगे इसका। क्यों करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक लिक्विड है, तो ये ऑर्गेनिक सोलवेंट की तरह काम करेगा। बहुत सारी चीजें जो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगी वे इसमें डिजोल्व होंगी। ठीक, नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन मेडिसिन में यूज होता है। कहाँ पे, टिंचर आयोडीन है ना, आयोडीन में, कप सिरप में, एंड मैनी टॉनिक्स, बहुत सारे टॉनिक, कप सिरप और इसके साथ काफी सारे टॉनिक्स होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, अल्कोहल। आप देखोगे दवाई लेने के बाद ना, अल्कोहल जरूरी नहीं है, और बहुत सारे ड्रग्स हैं इस तरह के जो नॉन एडिक्टेड होते हैं, जिनसे आदतें नहीं लगती है ना। वैसे हमें इस तरह का आदतें नहीं लगती, वैसी एडिक्टेबल नहीं है। तो वैसी मेडिसिन आप लेते हो, आपने देखा होगा मेडिसिन लेने के बाद हमें ज्यादातर क्या आती है, नींद आती है। तो उनमें वैसे ही ड्रग्स होते हैं ना, जिसकी वजह से थोड़ा हम ले रहे तो दवाई लेके सो जाएंगे, तो वो बॉडी के लिए जरूरी है। तो दो तरह की चीजें हों, एक एडिक्टेबल है और वे जो मेडिसिन में यूज हो रही है वे क्या है, नॉन एडिक्टेबल है। आप ऐसा नहीं करेगा कि आप एक फीवर में दवाई ले रहे थे, बड़ी अच्छी नींद आ रही थी, तो अभी ठीक हो आप, नींद नहीं आ रही तो ठीक है भाई दवाई ले लेते हैं बुखार की, वैसा तो नहीं करते ना, क्योंकि वे नॉन एडिक्टेबल है, दवाई लेने की ऐसा आदत नहीं होती है। नेक्स्ट, अच्छा कुछ दवाइयाँ आती है मार्केट में जो एडिक्शन हो जाता है जिनका, और उन दवाइयों को धीरे धीरे क्या कर दे सरकार, बैन।
ठीक है, वैसी दवाई उनके एडिक्ट हो जाए व्यक्ति, ठीक है, कई बार ऐसा होता है। तो बहुत सी दवाई हैं जो बैन है, लेकिन फिर भी कई बार वे स्टोर पे मिल जाए हमें। तो इट इज यूज एज ए फ्यूल इन कार अलोंग विथ पेट्रोल। अब पेट्रोल के साथ कार में भी इसका यूज पेट्रोल के साथ मिला के किया जाता है, ठीक है, अल्कोहल का। इट इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में यूज होता है, जैसे कि विस्की, वाइन, बियर एटसेट्रा, बहुत सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वाउंड्स एंड सिरिंज इन हॉस्पिटल। आपने देखा भी होगा, डॉक्टर सुई लगाने के बाद रुई में थोड़ा सा एक लिक्विड डाल दे ब्लू कलर का और उसे वहां पे लगा दे, तो इसका रीजन यही है, वो जो लिक्विड है वो कैसा है, एंटीसेप्टिक है, सेप्टिक नहीं होगा वहां पे, है ना। घाव लग जाते हैं, चोट लगी, तब भी डॉक्टर उस लिक्विड को लगाता है ना, तो वहां के बैक्टीरियाज वगैरह जर्म्स मर जाते हैं। तो वो चीजें जो हैं, वे जो इस तरह की एंटीसेप्टिक लिक्विड है, वे किससे, इनमें क्या डालते हैं वे लोग, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल एंटीसेप्टिक होता है, घाव या चोट पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारे इसके क्या होंगे, यूजेस। नेक्स्ट, डीनेचर्ड अल्कोहल। अब अल्कोहल का इस्तेमाल ड्रिंक पर्पस के लिए, वाइन विस्की बनाने में भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल मेडिकल पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखो कि जब दो तरीके से इसका यूज हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस के लिए रूल्स अलग अलग बनाए। अब अगर आप कोई कंपनी है, इसकी जो है बियर या वाइन वगैरह बनाती है, जो कि हेल्थ के लिए क्या है, खराब है, तो वहां पे टैक्स क्या रखेंगे, ज्यादा। और मेडिकल पर्पस के लिए अगर इसका यूज होगा तो वहां टैक्सेस की क्या होंगे, कम। तो उस टाइम पे वे करते होती है ब्लैक। तो ब्लैक या इस तरह के करप्शन को रोकने के लिए, ताकि ब्लैक ना हो पाए, लोग बाग टैक्स से बच ना पाए वे कंपनीज, तो वे हॉस्पिटल में जाने वाले अल्कोहल के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिसकी वजह से उन्हें ड्रिंक नहीं किया जा सकता, उनको कर देते हैं वे डीनेचर्ड। तो डीनेचर्ड अल्कोहल वैसा अल्कोहल है जिस अल्कोहल से आप ड्रिंक पर्पस के लिए कोई भी चीज नहीं बना सकते। हॉस्पिटल्स में एक्सटर्नल यूजेस के लिए उस अल्कोहल का यूज किया जा सकता है, एंटीसेप्टिक के तौर पे या हैंड सैनिटाइजर के तौर पे, ठीक है। तो डीनेचर्ड इस तरह का जहरीले पदार्थ उसमें डाल दें, पॉइजनस सब्सटेंस, जिससे बिल्कुल एकदम, है ना, वो चीज केवल अब एक्सटर्नल यूज में ही रहेगी और आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। तो वैसे पॉइजनस सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे मिथेनॉल, पायरिडीन और कॉपर सल्फेट। इस तरह के कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू। तो आपने देखा भी होगा कि जो जो दवाई वो लगाता है इंजेक्शन के बाद में, जो लिक्विड लगाता है, वो भी कैसा होता है, ब्लू कलर का, वो इसी कॉपर सल्फेट की वजह से है, ठीक है। स्प्रिट कहते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है, ये क्या है, एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, तो ये होता है CH3 और COOH। ये तो अगर मैं इसका बिल्कुल एकदम ओपन एक एक बॉन्ड करके अलग अलग इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो सी पे कितने बॉन्ड लगे होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे होंगे, और ये सी दो बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है इस तरीके से, है ना, यहां से जुड़ा है OH से, और इधर डबल बॉन्ड से जुड़ा है O से। तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, तो जैसे हमने अल्कोहल को समझा था, ठीक है, वैसे ही इसे समझेंगे। अल्कोहल को हमने समझा था कि भाई इससे जो है वाइन या बियर, विस्की, ऐसी चीजें बनाई जाती हैं, तो इसी प्रकार इसे समझो, इससे क्या बनाया जाता है, इससे बनाया जाता है विनेगर। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल तौर से कहूं कि क्या ये विनेगर है, नहीं, एसिटिक एसिड से विनेगर का फॉर्मेशन किया जाता है, लेकिन ये विनेगर नहीं होता, ठीक है। तो अब विनेगर में एसिटिक एसिड कितने % पाया जाता है, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है 5 to 10%, 5 to 10%, ठीक है। आप नॉर्मली किसी लेबोरेटरी में देखोगे एसिटिक एसिड रखा हुआ है कंसंट्रेटेड, दैट मीन्स वो वहां पे 100% एसिटिक एसिड है, वो अब सिरके के रूप में या विनेगर के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। वो कब होगा, जब उसमें केवल कितने % हो, वो इसी लिक्विड में 5 to 10%, ठीक है, वही है। तो ये जो विनेगर है सिरका, ये हम लोग अपने घर पे भी बनाते हैं। तो घर पे बनाते हैं गन्ने के रस से या किसी फ्रूट के रस से, उससे बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वो अलग अलग कलर्स का होगा। लेकिन मार्केट से आप विनेगर लाओगे तो उसका कलर कैसा होगा, बिल्कुल एकदम, है, बिल्कुल एकदम वाटर कलर का होगा, कोई कलर नहीं होगा उसका,
ये कलरलेस होगा। तो उसका यही है कि वे लोग जो है वाटर के अंदर नॉर्मली बस क्या डाल दें, एसिटिक एसिड उतने ही परसेंटेज में, और उसे बेच दें फिर वहां। क्लियर है? तो ये चीज है, तो वहीं से उसे पहचानेंगे कि ये ऐसा इस्तेमाल है। अच्छा, एथेनोइक एसिड है, एसिड है, और कैसा, कार्बन हाइड्रोजन का, ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक एसिड क्या होती हैं, वीक, और इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एथेनोइक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो सबसे पहला, इट इज ए कलरलेस, इट इज ए कलरलेस लिक्विड, ये एक कलरलेस लिक्विड है। एक दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इट कैन बी मिक्स, इट कैन बी मिक्स विद वाटर इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में वाटर में मिला सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एसिड है, तो लिटमस पे तो टेस्ट जरूर करेगा, तो ये क्या करेगा, इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को कैसा कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी, इसका टेस्ट कैसा है, इट हैज ए बर्निंग नहीं कह सकते, इट हैज ए शोर टेस्ट। ये एसिड है ना, तो इसका टेस्ट कैसा होता है एसिड का, शोर टेस्ट, एंड स्मेल कैसी होगी, अनप्लीजेंट स्मेल, यानी कि स्मेल इसकी अच्छी नहीं लगती। आप घर में विनेगर भी होगा, आप उसको भी स्मेल करोगे तो वो स्मेल भी इसकी अच्छी नहीं होती है ना, तो अनप्लीजेंट होती है, मतलब हम सहज महसूस नहीं करते स्मेल करने के बाद। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे इसके फिजिकल। अच्छा, इसका भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो, सो इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट अब करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बिल्कुल ठीक वैसे ही करना है ना, जैसे हमने उस अल्कोहल में किया था। तो इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले एक्शन ऑन लिटमस, तो क्या करेगा, इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये ऐसा बस इसलिए करेगा क्योंकि ये क्या है, एसिड है। ठीक है, तो नेक्स्ट, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, अगर सोडियम कार्बोनेट से हम इसका रिएक्शन कराएं तब क्या होगा, और नॉर्मल चीजें वो सब कुछ हमें पता है कि जो भी रिएक्शंस के मेन मेथड्स हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं CH3 COOH, और प्लस में क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, Na2CO3। अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या होगा, यहां से तो H निकल जाएगा क्योंकि एसिड है, H तो लूज है इसका यहां से, तो ये यहां से तो H निकल गया। ठीक है, और इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा CO2। तो सबसे पहले हमने देखा रिएक्शन के अंदर CO3 है, तो इसमें से पक्का क्या निकलना है, CO2। चलो अब दूसरी बात करें, अब यहाँ पे CO2 निकलने के बाद क्या बचेगा, O, ये O और ये हाइड्रोजन यहां से निकलना ही है, तो ये O और ये H मिलके आपस में क्या बना लेंगे, वाटर, H2O। अब बाकी क्या बचा, देखो सोडियम बचा, और ये सोडियम क्या करेगा, इस O के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ 2 सोडियम है, तो इसकी भी कितनी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी, 2 कंपाउंड की, तो 2 सोडियम ऐसे हट जाएंगे और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, 2 H यहाँ से रिलीज होंगे और एक ऑक्सीजन, ये तो वाटर, और प्लस में क्या फॉर्म होगा, CH3COO। क्या ये समझ आया, सिंपल है, बस हमें बेसिक जो हमने रिएक्शंस के पढ़े हैं तो उसे अगर अप्लाई करेंगे तो किसी भी नई रिएक्शन को हम आराम से इजीली समझ लेंगे। हमारे रूल्स यही है कि जहां भी CO3 इधर दिखाई दे रिएक्टेंट साइड में, तो वहां से आप क्या करो, उसमें से CO2 निकाल दो, एक O यहां से बचा, ये एसिड है, एसिड हमेशा H देता है, ये H और ये O वाटर फॉर्म करेंगे। अब बाकी ये सोडियम, तो इस H की जगह तो कोई ना कोई जुड़ेगा ना, तो उसकी जगह क्या ऐड हो जाएगा, सोडियम, होगी रिएक्शन। नेक्स्ट, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें भी ठीक वैसा ही होगा।
तो इसमें देखो जैसे यहाँ से एक O बचा था, यहाँ एक H था, तो हमें 2 H की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने 2 मोलिक्यूल्स लिए इसके। लेकिन इस बार हमें यहाँ से क्या मिलेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट में, वो बताना मुझे अभी। तो हमारे पास क्या होगा CH3 COOH और प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3। अच्छा ठीक है, अब बताओ यहाँ से क्या निकलेगा, पहले तो CO2, अब प्लस में इधर क्या बचा, एक O और ये H, OH यहाँ से और ये H एक ये, तो H2O तो कंप्लीट हो गया, तो प्लस क्या होगा H2O, और जो बाकी ये सोडियम बची अकेली, ये सोडियम आके इस O के साथ कंबाइन होगी, तो फिर क्या बना CH3 COONA, तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा और ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस बार सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं, तो क्या होगा चलो बताओ मुझे। ये है हमारा एसिटिक एसिड और यहाँ पे हमारे पास है NaOH, बताओ क्या होना चाहिए, हाँ वाटर निकलना चाहिए, ये H है दिख ही रहा है, ये OH है। जब भी एक रिएक्टेंट में H हो दूसरे में OH हो लास्ट में, हमेशा वाटर निकलेगा, तो वाटर H2O तो फॉर्मेशन होगी यहाँ से, और ये सोडियम इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो प्लस में क्या फॉर्म होगा CH3 COO। क्लियर। लास्ट हमारा क्या है रिएक्शन विद अल्कोहल फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ये दोनों में है। अल्कोहल में आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराओगे एथेनोइक एसिड का, और एथेनोइक एसिड में अल्कोहल का, ठीक है दोनों सेम ही है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास होगा ये CH3 COOH और प्लस हमें करना है CH3 CH2OH का, और ये तो पता ही है तुम्हें, अब यहाँ पे क्या क्या ऐड करोगे 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और इसे हीट करोगे। वैसे ही एस्टर फॉर्मेशन में हमेशा आप ये याद रखोगे, हमें ये ऐड करना ही है। तो ये H और ये OH, H और H दिखाई दिया दो में, वाटर बाहर, तो H2O। अब यहां से जो ये H2 था ये इधर ऑक्सीजन से जाके ऐड हो जाएगा और हमारा कंपाउंड क्या फॉर्म होगा CH3 COO CH2 और CH3 एंड दैट इज एस्टर। क्लियर। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का क्या करना है हाइड्रोलिसिस, और उसको सपोनिफिकेशन भी कहते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या सपोनिफिकेशन क्या होता है, द एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है, आप कोई एल्केलाइन लो, एल्केलाइन होता है वाटर सोलुबल बेस, और यहाँ पे कौन सा एल्केलाइन लोगे NaOH, तो NaOH लो है ना। अब द एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और हमारे पास NaOH होगा और हम NaOH के साथ क्या चीज ऐड करेंगे, एस्टर को ऐड करेंगे, यानी कि एस्टर में हम ऐड करेंगे क्या चीज NaOH, ठीक है। यूजिंग एल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज सपोनिफिकेशन। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, तो ये हमारे पास एस्टर है CH3 और COO CH2 और CH3, अगर मैं इसमें क्या डाल दूं NaOH, ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, यहां से ये होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ OH ऐड हो जाएगा। तुम्हें पता ही है कि इधर H के इधर क्या था, पहले OH ही था है ना, और इधर की तरफ जो O है उसके साथ क्या ऐड होगा Na सोडियम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होगा क्या चीज CH3 COONA और प्लस हमें अल्कोहल मिलेगा यहाँ पे CH3 CH2OH, और इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। हाँ ये चीज आपकी सोप नहीं होगी, लेकिन अगर इधर जो हमने कंपाउंड लिया ना ये CH3 है, यहाँ पे काफी सारे C की चेन लगा, लंबी चेन अगर C की होती है ऐसी, तो तब इसे मैं क्या कहता है कि ये क्या है सोप है, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर। एस्टर का मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर, इस तरह उसका अगर मैं रिएक्शन किससे करा दूं NaOH से। अच्छा लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर आपको कहां मिलेंगे ऑयल में, फैट में, ऑयल और फैट। तो ऑयल और फैट के अंदर अगर मैं NaOH ऐड करूं तो उससे मुझे मिलेगा एल्कोहल और सोप। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलेंगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सोप बनाने वाली रिएक्शन। ठीक, चलो आगे चर्चा करेंगे इसकी भी।
हमारे पास जो ऑयल और फैट होते हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ लार्ज मोलिक्यूल ऑफ दैट वन। एस्टर के बड़े बड़े मोलिक्यूल, बड़े मोलिक्यूल्स होंगे तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अल्कोहल फॉर्म हो गए, तो इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये वाला मोलिक्यूल ना लार्ज होगा, लार्ज मतलब ऐसा जैसे सी 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 ऐसे चलते आ रहे हैं, बहुत सारे 15 या 17 सी होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सी हैं, और लास्ट में है COO और बाद में क्या है Na। ये सोप है। बस हमें क्या करना है, ये वाले CC की चेन कैसी होनी चाहिए, लंबी चेन, ये सोप है। तो लार्ज मोलिक्यूल ऑफ एस्टर, और जो कहां मिलेंगे, ऑयल और फैट में। अगर अब उनको मैं NaOH से रिएक्शन कराऊं तो इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस कराना। किस चीज का, एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलिसिस मैंने कराया, NaOH से रिएक्शन कराई एल्कलीन से, तो ये मोलिक्यूल ऐसे टूटा, अब सोप बनी और उधर क्या बनेगा, एल्कोहल। और ये दैट इज सपोनिफिकेशन। चलो आगे फिर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट क्या हैं, तो सबसे पहला टेस्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, इनकी जब हमने रिएक्शन कराई थी इथेनोइक एसिड से, तो कौन सी गैस रिलीज हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की करती है, यही टेस्ट है उसका। तो अगर किसी लिक्विड में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाने के बाद एक गैस निकलती है और वो गैस लाइम वाटर को मिल्की करती है, दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस हमारा क्या है, एथेनोइक एसिड। ठीक है, सो यहां लिखेंगे इफ ए पर्टिकुलर substance evolve यानी कि उसमें छोड़ता है, इवोल्व कार्बन डाइऑक्साइड या इवोल्व ए गैस when treated with sodium hydrogen carbonate and that gas turns lime water milky. That means the substance is एथेनोइक एसिड। इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस हमने लिया है वो क्या है, एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है एस्टर टेस्ट ऑफ एसिड। ये हमारा एथेनोइक एसिड है, इसके लिए एक और टेस्ट है एसिड का। कौन सा टेस्ट है, एस्टर। कि आप इसमें क्या मिलाओ, एल्कोहल। उसी प्रकार उसे रिवर्स कर दो, बहुत सारे तरह के हमारे पास लिक्विड रखे और हमारे से पूछा गया बताओ इसमें एसिटिक एसिड कौन सा है, तो बारी बारी से हम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, एल्कोहल, और उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के और फिर चेक करेंगे कि किसमें एस्टर की स्मेल आती है हीट करने के बाद। तो जिसमें से स्वीट स्मेल आ रही होगी दैट मीन्स जो सब्सटेंस हमने लिया है वो क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस स्मेल्स स्वीट आफ्टर एडिंग alcohol along with some drops of concentrated H2SO4, that means the particular substance is acidic लिटमस टेस्ट क्या है कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू, ये ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देगा, रेड। अगर कर दिया दैट मीन्स क्या हो सकता है, ये ऑर्गेनिक एसिड या एसिटिक एसिड।
नेक्स्ट इज यूजेस क्या है, तो इसके यूजेस में आ गया, इट इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि खाने को सुरक्षित रखने के लिए। आप देखोगे भी कि जैसे अब इससे तो हम विनेगर बनाते हैं, और विनेगर के अंदर आप कुछ भी अगर ऐसे कोई चीज डालोगे, मूली या कोई चीज ऐसी डालते हो, तो उसमें क्या रहती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो जाएगी, प्रिजर्व हो जाएगी, उसमें हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं होंगे। ठीक है, एसिड है तो उससे दूर रहेंगे, तो ये प्यूरिफाई रखता है उसे, तो फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल में आएगा। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेलुलोज एसीटेट विच इज एन आर्टिफिशियल फाइबर। फाइबर होते हैं जिससे धागे बनते हैं, तो इससे एक सेलुलर एसीटेट नाम की चीज सब्सटेंस बनाया जाता है, और इस सब्सटेंस से बनते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स। परफ्यूम बनते हैं, वो दोनों में ही होगा, एल्कोहल में भी और इसमें भी। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डाइज, प्लास्टिक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड इज यूज्ड टू कोएगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। लेटेक्स सब्सटेंस है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, रबर। तो वैसा प्रोसेस करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एसिटिक एसिड की, तो उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट है। ये यूजेज है। नेक्स्ट है सोप। अब सोप और डिटर्जेंट ये दो हमारे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सोप के बारे में क्या है देखो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल। मैंने क्या बताया था, वही जो एस्टर है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हमें लेने तो कहां से मिलेंगे, फैट और ऑयल्स। उसी फैट और ऑयल का हम लोग क्या करा दे, हाइड्रोलिसिस। दैट मीन्स आप उसमें ऐड करो एल्केलाइन। एल्केलाइन कौन सा यूज करोगे, NaOH। तो फैट ऑयल को एल्केलाइन से या एल्केलाई से आप रिएक्शन कराओगे, तो उस रिएक्शन में सोप फॉर्म होगी, और जिस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहेंगे, सैपोनिफिकेशन। ठीक है, तो सोप हमारे दो तरह के बहुत मेन सोप हैं, एक सोडियम एस्टेरेट और एक सोडियम पेलिमिटेट। ठीक है, अब याद करो, एक में 17 कार्बन है और एक में 15 कार्बन है, लंबी चेन जो कार्बन कार्बन की है। तो 17, अब एस से स्टेरेट और एस से क्या है 17, तो इससे याद रखियो स्टेरेट में कितने कार्बन होते हैं, 17। तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है C17, और H कितने होंगे, अब डबल से एक ज्यादा, तो H35, और लास्ट में क्या होगा, COONA। यही तो बना था उसमें भी, इधर की तरफ NaCOONA और प्लस में एल्कोहल। तो एल्कोहल की तो रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा था इसी में लार्ज मॉलिक्यूल हो तो क्या होगा, ये सोप होगी। तो अगर 17 मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन के इस तरह के, तो क्या होगा, सोडियम एस्टेरेट, और 15 मॉलिक्यूल्स होंगे तो पेलमिटेट। तो पेलमिटेट में क्या होगा, यहाँ पे C15 और H31 और COONA, दैट इज नोन एज सोडियम पेलमिटेट। तो दो प्रकार के सोप हैं। अब मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, इसमें कार्बन के कई सारे कार्बन है, आप उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये कार्बन की चेन है, और लास्ट में इधर क्या लगा हुआ है फिर, COONA। अब इसमें जो COO है ये नेगेटिव पार्ट है, और जो Na है ये पॉजिटिव पार्ट है। तो ये बेटा ऐसा होता है सोप का मॉलिक्यूल, ये जो लास्ट में है ये आयनिक पार्ट है इसका। कैसा पार्ट है ये, आयनिक पार्ट है, और ये है नॉन आयनिक पार्ट। तो ये जो नॉन आयनिक पार्ट है, यहाँ पे आयंस नहीं है, ऐसे प्लस माइनस नहीं है यहाँ, है ना, ये सिंपल है CC का, ये नॉन आयनिक है, और ये कैसा है, आयनिक, प्लस माइनस वाला। और वाटर में डिजोल्व क्या होते हैं ज्यादातर, आयंस, आयनिक। तो ये होगा, ये वाला जो पार्ट होगा ना इस तरह का, ऐसा मॉलिक्यूल, ये हेड होगी इसकी, इसे क्या कहते हैं, इसका सोप के मॉलिक्यूल का, ये सोप के मॉलिक्यूल का हेड है, और ये है इसके पीछे जो लगी है, ये सोप के मॉलिक्यूल की टेल है, हेड टेल। ठीक है, तो जो हेड होगा, आप देखो आयन से, ये वाटर में सोलुबल होता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर लविंग होता है, इसको वाटर में डिजोल्व होना बहुत पसंद है। तो ये होता है दो चीजें हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब तो पता ही है, फोबिया मतलब क्या होता है, डर। तो ये चीज जो है ना वाटर से अट्रैक्ट होगी, तो यह हाइड्रोफिलिक है, इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है, दैट इज हाइड्रोफिलिक। और ये जो टेल है ये वाटर रिपेलिंग है, वाटर हीटिंग है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होगा, वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर लविंग। और ये जो टेल है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो ये होगा वाटर रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग या वाटर हीटिंग। तो ये वाटर से दूर भागेगा। तो ये जो टेल है ये किधर की तरफ भागेगी, जिधर ग्रीस होगा। ग्रीस की जब मैं बात कर रहा हूं, मुझे बताओ सोप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि कपड़े में से गंदगी निकाली जा सके। अब वो जो गंदगी कपड़े के अंदर छिपी हुई है रेशों में, उसको वो होती है ऑयल या ग्रीस की बनी हुई। किस चीज की, ऑयल या ग्रीस। तो ऑयल या ग्रीस जो है और जो वाटर है, इन दोनों के नेचर क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट। इसी प्रकार ये सोप का मॉलिक्यूल है जिसके पास दोनों तरह के नेचर है। एक ये है, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, एक ये है वाटर से दूर भागेगा। ये जो वाटर से दूर भाग रहा है किसको अटैक करेगा, किससे अटैच होगा, जो आपकी ग्रीस है। तो ये ग्रीस से अटैच होगा और ये ग्रीस से दूर भागेगा। इसी वजह से वहां पे कुछ एक प्रोसेस होगा, इसे हम आगे पढ़ेंगे, और उसी प्रोसेस की वजह से हमारे जो कपड़े हैं वो सोप में क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो अभी आगे चर्चा करेंगे। ये चीज दोनों समझ आई, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। दैट हेड पार्ट इज हाइड्रोफिलिक एंड द टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट है क्लींसिंग एजेंट ऑफ सोप, क्लींसिंग एजेंट ऑफ सोप या मिसेल फॉर्मेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। तो अब मिसेल फॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जो कपड़े धोने के प्रोसेस के अंदर आती है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारे कपड़े साफ होते हैं। ठीक, अब हमने मान लिया, ऐसी एज्यूम करो कि यहाँ पे ये चीज क्या है, ग्रीस है। ये क्या है, ग्रीस या ऑयल। ठीक है, अब ये कपड़े में कहीं छुपा हुआ है किसी रेशे में, आपने इसमें साबुन लगाई, सोप लगाई, तो सोप का जो टेल वाला पार्ट होगा वो इसके अंदर अटैच होगा, और चारों तरफ इसके क्या है, चारों तरफ क्या होगा, वाटर होगा, है ना। तो वो जो वाटर है उससे अटैच क्या होगा, उसका हेड पार्ट। तो होगा ये कि यहां पे ये जो है कुछ इस तरीके की एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। इस तरह की एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मिसेल। क्या कहते हैं इसे, मिसेल। तो यहां जब भी कभी ऐसा होगा, टेल सारी की सारी जाके उसमें अटैच हो जाएंगी ग्रीस में, और जो हेड है वो चारों तरफ फैल जाएंगे, और ये बनाएंगे एक स्फीयर, इस तरह का स्फीयर। ये है हमारा मिसेल फॉर्मेशन, दैट इज मिसेल, एक ऐसा स्फीयर बना लेंगे। तो वो ग्रीस जो बहुत छोटा सा था और वाटर से अटैच नहीं था, आपका वाटर लगा रहे हो उसमें, पानी से उसे धो रहे हो, निकाल रहे हो, लेकिन वाटर से तो ये अटैच है ही नहीं, तो वाटर से क्लीन होगा भी नहीं। तो क्या किया हमने, अब इस जो वाटर, इस ग्रीस जिससे अटैच होगा वैसी सोप डाल दी, तो सोप का टेल वाला पोर्शन इसके अंदर अटैच हो गया, धस गया वो, और जो हेड है वे बाहर है, और ये जो हेड है ये वाटर से अटैच है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं वाटर को। तो जब बाहर से वाटर हम इसमें ऐसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा भी इसे यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, और हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्लियर है। तो केवल सोप लगाने से ऐसे थोड़ा सा घिसेंगे, आपने देखा भी होगा ब्रश से घिस रही है, वैसे मोगरी मार रही है, उस पर डंडे लगा रहे हैं, तो या धोबी में देखा होगा ऐसे पटकते रहते हैं कपड़ों को। तो ये क्या रीजन है, किसी भी रीजन की वजह से, क्योंकि जो सोप हमने डाली है उस सोप से ये जो मिसेल बने उसके अंदर ग्रीस जहां जहां भी थे, वे सारे मिसेल क्या हो जाए, वहां से बाहर निकल जाए, ताकि तब हम जब वाटर के अंदर उसे फाइनली वॉश करें तो वो सारे के सारे मिसेल्स वॉश आउट हो जाए। क्लियर है पॉइंट। तो ये मिसेल फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर होती है कई सारी चीजें। सबसे पहले हाइड्रोफोबिक, सपोज कि हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ये है, ठीक है, ये इसका हेड हो गया और ये टेल। हेड इसका क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक क्या होता है, तो हाइड्रोफिलिक होता है ए पार्ट ऑफ सोप molecule, a part of soap molecule which is attracted by water is known as हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक क्या होगा, द पार्ट ऑफ सोप
which repel water is known as हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो अब इसका मेथड कैसे अप्लाई होगा? सो व्हेन we apply soap on a dirty cloth, then the hydrophobic part of soap attached with the grease और डर्ट। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो किससे अटैच होगा? डर्ट से, क्योंकि ये चीज क्या है? ये चीज आपकी है ग्रीस या डर्ट। ठीक, एंड द हाइड्रोफिलिक पार्ट form a sphere known as micelle। ठीक है, known as micelle, which after applying force and wash the cloth in clear water exit out from the cloth। in this way a dirty cloth can be washed। ठीक है, इस प्रकार किसी भी ऐसा डर्टी क्लॉथ को क्या कर सकते हैं? वॉश कर। मेन जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, वो आपने देख लिया, वो किसका है? मिसेल फॉर्मेशन का। मिसेल फॉर्मेशन होगा, इसमें सोप का एक्शन है, और सोप के एक्शन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका हुआ? उसके दो पार्ट का, उसके पास एक टेल है और एक हेड है। टेल जो अटैच होगा किससे? ग्रीस से, और हेड जो उससे दूर भागेगा वो अटैच होगा वाटर से। तो चारों तरफ एक बड़ा गोला ऐसा बना लेंगे, और जब भी कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे ब्रश से या किसी भी चीज से, डंडे से, तो वो उससे बाहर निकल जाएगा, और फिर क्लियर वाटर में आप उसको एक दो बार धोओगे तो कपड़े साफ हो जाएंगे। क्लियर है? चलो, अब ये कि आपका चैप्टर की थ्योरी खत्म।